स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस आईटी पर। और हम क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे थे 12th क्लास मैथमेटिक्स का। हमारे पास 24 पार्ट अब तक सोल्व हो चुके हैं। एक पार्ट अंतिम बाकी है आज, जिसमें 5 और 6 अंक के क्वेश्चन चल रहे थे। तो आज एक अंतिम भाग हम लेकर के आए हैं, समाप्ति की तरफ हैं हम इसके। तो मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूरतमंद जितने भी साथी हैं सभी को इसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि इस समय आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही नीड है। आपको तैयारी कैसे करनी है, किस किस प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन बुक में समाहित किए गए हैं। बहुत ही अच्छी थी। कुछ एक आध क्वेश्चंस जरूर थे जो मतलब इस लायक के नहीं थे, जो यहाँ पे रखे गए, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए हम डाउटफुल रखेंगे, क्योंकि मुझे भी 2009 से इतना तो पता लग गया है कि 2009 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए मैथमेटिक्स सीनियर क्लासेस के लिए। तो इतना तो मुझे भी पता है कि क्या चीज़ आने वाली क्या नहीं वाली। एक्सपीरियंस अपने आप ही हो जाता है कि एग्जाम्स में कैसी चीज़ें पूछी जा रही हैं, कैसे नहीं पूछी जा रही हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो। अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे हैं हम उनके बारे में सभी के बारे में बता रहे हैं। इंपॉर्टेंसी ये नहीं रखते कि क्वेश्चन कैसे आपके पास कौन सा आ रहा है, ये रखते हैं कि कैसा आ रहा है। यदि आपको मेथड आता है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना आता है, तो फिर आंकड़े चाहे बदल दिए जाए, प्रश्न बदल दिए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप 11th प्रश्नावली पढ़ा दीजिए, 12th प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। भाई यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल जो मिल रहा है, हम उसके साथ में आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो बस उसी टाइप के क्वेश्चन यदि आपको सोल्व करने आते हैं तो हो जाएंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में जैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन जिन क्वेश्चन के बारे में हमने कहा है, आप उन्हें तो छोड़ दीजिए। बाकी सभी में देख सकते हो आप किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंसी ऐसी चीज़ों को देनी है। क्वेश्चन आता है नहीं आता है ये मैटर नहीं करता, आपको क्वेश्चन को हल करने का कॉन्सेप्ट आता है ये मैटर करता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फिर क्वेश्चन कैसा भी हो, उस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा सभी को आप सोल्व कर देंगे। अब संख्या चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको पता है रेखीय अवकल समीकरण को कैसे हल करना है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप रेखीय अवकल समीकरणों को हल कर सकते हैं। आपको पता है समघात अवकल समीकरण को कैसे हल करना है, तो आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो महत्वपूर्ण यही है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं है। क्वेश्चन तो कितने सोल्व कर पाएंगे हम। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में शुरू करें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार के कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वीडियो या फिर कोई मॉडल पेपर हम लेकर के आ रहे हैं आगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए 22 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे। 23वां प्रश्न है हमारे पास, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 - x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। नीचे भाई 1 + x नहीं है, 1 + x स्क्वायर है, ठीक है। उस पूरे का होल स्क्वायर है, इसका मान ज्ञात हमें करना है। तो देखिए हम इसे i मान लेते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन e⁻x, और यहाँ जो आपके पास वैल्यू है उसे 1 - x का होल स्क्वायर और नीचे 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ऊपर वाले के लिए हम प्रसार करें, थोड़ा सा सरल करना चाहें तो e⁻x ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 + में x स्क्वायर माइनस में 2x और नीचे है 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे जो 1 + x स्क्वायर है होल स्क्वायर, इसका हम ऊपर वाले दो पद हैं जिनको मैंने एक को कोष्टक में लिख दिया, दूसरा -2x, इसमें भाग दे देंगे दोनों में ही। तो आपके पास ये हो जाएगा e⁻x और 1/1 + में x स्क्वायर, इसके अलावा 2x में भाग देंगे तो ये 1 + में x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि मैं यहाँ पर 1/1 + में x स्क्वायर को fx मान लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, f' वो क्या बनेगा, माइनस में 1/1 + में x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके अलावा 1 + x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x। तो फाइनली हमें मिला माइनस में 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, ये जो मान है ये सेम f' के रूप में है, और इसके अलावा ये जो पहला मान है वो fx के रूप में है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो किस फॉर्म में चेंज होकर के आ गई, i = इंटीग्रेशन e⁻x और fx + में f'(x), ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिख दिया है, 1 से रख दिया है, 1 के अकॉर्डिंग हमने ऐसा किया है। अब देखो हम इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, डायरेक्ट आप उसे कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आप पूरे को सोल्व करें। e⁻x और fx + में f'(x) इंटू dx हो, खंड से समाकलन का फॉर्मूला है वैसे तो है, लेकिन स्पेशली फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूले के रूप में पढ़ सकते हैं इसे। तो ये होता है e⁻x fx और प्लस में c, ये सूत्र हमने पढ़ा है, ठीक है, फॉर्मूला है, इसलिए हम इसे हाईलाइट कर देते हैं
ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक, अब इस सूत्र को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, i इक्वल टू ई की पावर x, और fx की जगह पर वैल्यू हमने मानी थी कितनी, 1/1 प्लस में x स्क्वायर और प्लस में c है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। इंटीग्रेशन हमको मिलेगा e की पावर x/1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसी का अथवा है हमारे पास इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 cos x/1 प्लस e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये से i ले लेते हैं, इंटीग्रेशन -π/2 से प्लस में π/2 और वैल्यू है अब फंक्शन की cos x/1 प्लस में e की पावर x और dx। क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम रिप्लेस कर देंगे किसको, x को, किससे, -x से, क्योंकि यहाँ गुणोत्तम लगता है, लेकिन ये आपके पास सम फलन या विषम फलन है, इसकी जाँच सही से नहीं हो पाई क्योंकि e की पावर x की फॉर्म में है आपके पास फलन नीचे, इसलिए हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं। माना x को कितना मान लिया हमने, -t, तो क्या हो जाएगा ये dx इक्वल टू माइनस में dt। जब x इक्वल टू π/2 तो t इक्वल टू x इक्वल टू -π/2 तो t इक्वल टू प्लस में π/2। व जब x इक्वल टू π/2 अपर लिमिट रखेंगे हम, तब आपके पास t मिलेगा माइनस में π/2। तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 और यहाँ हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा कोस -t और नीचे 1 प्लस e की पावर -t और dt की जगह माइनस में dx की जगह माइनस में dt। अब हम इसे सोल्व करें और भी आगे, तो देखिए इंटीग्रेशन π/2 माइनस बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो ये सीमाएं हैं वो वापस आप चेंज कर सकते हो। चलो एक बार तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जैसी है, -dt था तो माइनस बाहर लिख दिया हमने, कोस -t है वो कोस t ही बनेगा, और नीचे 1 प्लस में e की पावर -t था तो इसको लिख सकता हूँ 1/e की पावर t, और ये dt। दूसरा गुणधर्म p1 हम यहाँ पे काम में लेंगे, लिमिट्स में क्रम से चेंज करेंगे, यानी माइनस है तो उल्टा कर देंगे, सीमाएं बदल देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -π/2 से +π/2 हो जाएगी, और cos t अपॉन हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो e की पावर t और प्लस में 1 और इनटू में e की पावर t और dt, ऐसा बन जाएगा ये। अब आगे और सोल्व करें तो इंटीग्रेशन माइनस में π/2 से +π/2 और cos t, और ये जो ऊपर e की पावर t है इसमें हमने एक जोड़ा और एक घटा दिया, और नीचे भी हमने क्या कर लेंगे e की पावर t प्लस 1 इंटू dt। नेक्स्ट i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस में π/2 से +π/2 cos t, यहाँ पे हम भाग देंगे तो 1 माइनस में 1/e की पावर t और प्लस में 1 बनेगा, और dt जैसे आप यूँ भी लिख सकते हो, माइनस में π/2 से +π/2 cos t dt, और माइनस में -π/2 से +π/2, और ऊपर तो अंश में तो हो जाएगा cos t और नीचे e की पावर t प्लस में 1 और dt। ठीक, अब ये वाला जो हिस्सा है सबके लास्ट वाला, ये पूरा क्या है, i है आपके पास, -i बन जाएगा। ये आपके पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 और cos t dt, और ये माइनस में i का पक्षांतरण हो जाएगा दूसरी तरफ तो 2i हो जाएगा, और यहाँ cos t क्या है आपके पास, यहाँ सीधे सीधे देख सकते हो cos t -π/2 से +π/2, तो यहाँ पर सीधा गुणधर्म लगेगा आपके पास, सातवां गुणधर्म या कहीं तो p6 गुणधर्म आपके पास यहाँ पुट हो जाएगा, जो मैं लिख देता हूँ। चलो पहले तो ये मान बनेगा क्या, इंटीग्रेशन 2 इंटू π/2 और 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और cos t dt। ठीक है, सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हमने पढ़ा है -a से +a और fx dx हो तो इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx और दूसरा होता है 0। ये कब होता है, जब fx इक्वल टू माइनस fx हो, और जब fx इक्वल टू माइनस में या f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में fx हो। ये दो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, यानी फलन विषम फलन है तब तो ये दुगना हो जाएगा, और ये विषम फलन है तो 0 हो जाएगा। पर cos तो हमेशा समफलन होता है, इसलिए समफलन वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे इसके बारे में। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे और मान रख देंगे। तो ये i इक्वल टू cos t समाकलन होगा sin t और 0 से π/2
या फिर i इक्वल टू साइन पाई बाई 2 और साइन 0 0 होता है तो आंसर आ जाएगा 1। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। इसी में एक और अथवा है कि निम्न फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम व न्यूनतम मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं भाई। तो डिफरेंशिएशन करेंगे 4 × 12 एक्स क्यूब माइनस में, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो 12x और प्लस में 6। शायद हम इस क्वेश्चन को पहले सोल्व भी कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन आ चुका है और वैल्यूज यहाँ पर पे दी गई हैं, वो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। x बिलोंग्स टू 0 से 2 के मध्य में। अब हम f डैश x इक्वल टू 0 से क्या लिखेंगे, चरम बिंदु प्राप्त करेंगे। तो चरम बिंदु कैसे निकालेंगे, इस ऊपर दिए गई इक्वेशंस को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से 6 कॉमन भी लिया जा सकता है सभी में से, तो ये हो जाएंगे 2x क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 1 बराबर में 0। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1, इसके अलावा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1, इसके अलावा x माइनस 1 और x प्लस 1। ये हमारे पास 3 गुणनखंड हो गए। इन तीनों गुणनखंडों की सहायता से हम x के मान निकालेंगे। तो पहले वाले गुणनखंड से तो मिलेगा 1/2, दूसरे वाले से मिलेगा 1 और तीसरे वाले से मिलेगा -1। तो ये तो 3 मान आ गए, 1/2, 1 और -1। उसके अलावा हमारे पास जो अंतराल था वो था 0 से 2 के बीच। तो जब कभी भी उच्चतम और निम्नतम मान दोनों पूछे जाते हैं तो फिर अंत्य बिंदु भी शामिल होते हैं अंतराल के, तो हम अंत्य बिंदु को भी शामिल करेंगे 0 और 2। तो कुल क्रांतिक बिंदु 3 की बजाय 5 हो जाएंगे। तो हम 0, 2 को भी यहाँ पे शामिल कर देते हैं। इसलिए कुल क्रांतिक बिंदु आपके पास या कुल चरम बिंदु x इक्वल टू 0 या माइनस में ले देता हूँ, -0 से 2 वाले में माइनस तो आएगा ही नहीं भाई, इंटरवल 0 से 2 है तो -1 को तो छोड़िए, 0 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये 4 बिंदु है, चारों बिंदुओं पे फलन के मान निकाल लीजिए। अब ये कार्य तो आप कर सकते हो 0 के ऊपर, एक 1/2 के ऊपर, 1 पर और f2 पर। इन जो भी फलन आपको मिला था सवाल में, उस फलन में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। जहाँ मैक्सिमम मिलता है वो आपके पास अधिकतम मान होगा और जहाँ मिनिमम मिलता है वो आपके पास मिनिमम मान होगा। इन्हें निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान भी कहते हैं। तो आप ये कैलकुलेट खुद कर लेना अब, ठीक है। फंक्शन आपको दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है f(x) ये जितना भी है, इसमें आप मान पुट कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 24 है और प्रश्न नंबर 24 है अवकल समीकरण से संबंधित है। क्या कह रहा है, अवकल समीकरण x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस में x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, हम पक्षांतर कर लेंगे डी एक्स का दूसरी तरफ, तो ये माइनस में आ जाएगा x माइनस का y, डी एक्स का हमने इधर भाग दे दिया है नीचे, और डी वाई का जो गुणांक था x प्लस वाई उसका भाग लग जाएगा। तो ये वैल्यू होगी। हम इसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो y माइनस एक्स बन जाएगा, y माइनस में x और बटे में y प्लस एक्स, ऐसा लिख लीजिए। अब आप चाहें तो अंश हर में x का भाग दे सकते हैं, तो y बाई एक्स माइनस 1 और y बाई एक्स प्लस में 1। अब आप देखेंगे ये शून्य घात के समघात अवकल समीकरण है, शायद आप आगे का हिस्सा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे आश्रित चर राशि यानी y का vx के रूप में, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस में x dv बाई डी एक्स। हम ये मान यहाँ पे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ये बन जाएगा v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, आप सामने की बात करें तो ये बनेगा v माइनस 1 बटे v प्लस 1। इस v का हम इधर पक्षांतरण कर लेंगे, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 और माइनस में v, एलसीएम लेंगे तो v प्लस 1 आ जाएगा, तो v माइनस 1 और माइनस में v स्क्वायर माइनस का v से v कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब v वाले पदों को एक तरफ और x वाले पदों को हम दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो v के जो पद हैं वो आपके पास v प्लस 1 तो हो जाएगा अंश में गुणा, और नीचे भाग लगेगा 1 प्लस में v स्क्वायर का, इधर माइनस बचेगा और x का भाग दे देंगे हम। ये इंटीग्रेशन आपको करना है, और इस इंटीग्रेशन के लिए आपको 2 पार्ट्स अलग अलग करने पड़ेंगे, v अपॉन 1 प्लस में v स्क्वायर अलग करना पड़ेगा, इसके अलावा 1 अपॉन 1 प्लस में v स्क्वायर डी वी अलग करना पड़ेगा, और इधर वाला आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स। शायद आप कर सकते हैं अब आगे का हिस्सा, तो यहाँ आप 2 से गुणा और भाग कर लीजिए, तो ये हो गया 1/2 log 1 प्लस में v स्क्वायर। इसके अलावा ये आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बन जाएगा tan इनवर्स में v, और सामने आपके पास माइनस में log x हो जाएगा। अब प्लस से आप लगा सकते हैं, v की वैल्यूज पुट कर सकते हैं,
इसके अलावा आप इसे यहाँ पर विशिष्ट मान पूछे गए हैं, विशिष्ट हल पूछा गया है, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 पुट करके ये जो हल हमारे पास आया है इसमें x बराबर 1 और y बराबर 1 रख करके c का मान निकाल सकते हो। तो 1/2 log ये हो जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स y बाई एक्स और माइनस में log x और प्लस में c। तो x बराबर 1 व y बराबर 1 पर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 1 और y बराबर 1 पुट करने पर 1/2 log 2 बन जाएगा। इसके अलावा tan इनवर्स 1 बनेगा, tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है और यह log 1 का मान 0 हो जाएगा, सामने वाला हिस्सा 0 प्लस c। तो ये मान हमारे पास c का आ गया, यानी c हमें मिला वो है π/4 और प्लस में 1/2 log 2। इस मान को उठा के समीकरण 2 में रख दो, आपके पास विशिष्ट हल आ जाएगा, वो होगा 1/2 log 1 प्लस में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स y बाई एक्स और प्लस में log x और सामने c है, c की जगह पर π/4 प्लस में 1/2 log 2। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। नेक्स्ट इसी में अथवा में अवकल समीकरणों में कह रहा है अवकल समीकरण x dy/dx प्लस में y इक्वल टू x log x y1 इक्वल टू 1/4 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये अवकल समीकरण मिली है, आप उसे सरल करके लिखेंगे dy/dx प्लस में y बाई एक्स और x का भाग देंगे तो केवल बचेगा log x। ये क्या बन गई, देखिए अवकल समीकरण है, आप देखो हल करके देखना खुद ही इसको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर ये अवकल समीकरण है, IF निकाल लेना। IF के लिए आपको P चाहिए, P का मान यहाँ पर y का गुणांक 1/x है और Q व्यापक हल निकालने के लिए Q का मान log x है। तो IF e की पावर इंटीग्रेशन P dx से आप ज्ञात करेंगे जो कि आपको x मिलेगा, निकाल के आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र भी होता है IF इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF इंटू dx और प्लस में c। जब आप यहाँ से व्यापक हल निकाल लेंगे तो देखिए एक शर्त दी गई है जिस पर मान पूछा गया है y1 इक्वल टू 1/4। तो y1 का अर्थ है आपके पास यहाँ पर कितना, x इक्वल टू 1 व y का मान है वो 1/4। y1 का मतलब हो गया fx। तो ये वैल्यूज आप x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 1/4 रखेंगे। यहाँ से जो हल मिलेगा उससे आपको क्या मिल जाएगा, c कैलकुलेट हो जाएगा और c को उठा के यहाँ रख देना। तो विशिष्ट हलों का ही ये भी प्रश्न है दूसरा, तो आप करके देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको नहीं कराया है, समझा दिया है कैसे करना है। यदि समझ गए हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का अथवा, जो कि हमारे पास 7वीं प्रश्नावली है अवकलज उसमें से है और एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको आना भी चाहिए। यहाँ पर आपके पास dy/dx यानी इसके सापेक्ष समाकलन पूछा गया है। पर देखो ये विशिष्ट फलन है आपके पास जो चरराशि की घात चरराशि के रूप में, जिसको अस्पष्ट फलन भी हम कहते हैं। तो इसको मैं y मान लेता हूँ सामने, तो ये log x की पावर x और आगे उल्टा है x की पावर log x। आया हुआ क्वेश्चन भी है तो आपको आना भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम u और v में अलग अलग फलन मानेंगे क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। तो log x की घात x को u मान लेंगे व v मान लेंगे x की घात log x को। तो इस वाली कंडीशन में y आपके पास बन जाएगा u प्लस v और इसका हम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू du/dx और प्लस में dv/dx। आप इसे मान सकते हो नंबर 1 और इसे ले सकते हो नंबर 2। अब आप नंबर 1 जो समीकरण है उस समीकरण 1 का log ले लीजिए। जब भी कभी चरराशि की घात चरराशि हो किसी फंक्शन में तो वो log लेकर के या लघुगुणक लेकर के ही हल किए जा सकते हैं। तो समीकरण 1 का क्या करेंगे, हम लघुगुणक ले लेंगे। तो हो जाएगा log u इक्वल टू घात गुणा में आ जाएगी और log x हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा बन जाएगा log v इक्वल टू log x और गुणा में log x। अब आप यहाँ पे गुणन विधि की सहायता से इनका डिफ्रेंशिएशन कर लें, du/dx निकालें और dv/dx दोनों जगह से निकाल करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास dy/dx आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कार्य। अब तो केवल यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करके du/dx और dv/dx निकालना है। तो डिफ्रेंशिएशन तो कर ही सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, अब देखो एंड चल रहा है इसलिए मैं सभी क्वेश्चंस को सोल्व करा के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लें कि फिर सोल्व करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आपको पैटर्न आना चाहिए हल करने का। 25वें क्वेश्चन को देखते हैं हम, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रेखाएं R, आपको 2 रेखाएं यहाँ पर दी गई हैं, एक रेखा और एक दूसरी रेखा यहाँ पर लिखी हुई है एंड के साथ में। ठीक है, ये एंड है, एंड मतलब और। तो 2 रेखाओं के समीकरण मिले हैं, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ऐसा सिद्ध करना है। आगे की लाइन यहाँ पे
मिसिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये आपको सिद्ध करना है। और साथ में क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे, तो आप बिल्कुल बता सकते हो इनको। आप दोनों रेखाओं के ऊपर एक एक चरबिंदु निकालेंगे, दोनों चरबिंदुओं को समान रख देंगे, यानी एक्स वाई के रूप में आपके पास जो भी है, यानी आर वेक्टर जो यहाँ पर हैं, इन दोनों आर वेक्टर्स को बराबर रख दीजिए दोनों के। जब आप इनको बराबर रख दोगे तो आई जे के जो गुणांक होंगे उनकी सहायता से आपके पास यहाँ पर लैम्बडा और म्यू में 3 समीकरणें बन जाएंगी। ठीक है, 3 में से किन्हीं 2 को लेकर के आप हल करेंगे, लैम्बडा और म्यू का मान निकालेंगे, उठा के तीसरी में रख देंगे। यदि तीसरी सेटिस्फाई होती है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और फिर जो आपके पास आर हैं उसमें या तो लैम्बडा का मान रखिए, लैम्बडा नहीं तो दूसरे वाले समीकरण में म्यू का रख दीजिए, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु का स्थिति सदिश आ जाएगा। और आई जे के गुणांकों से आप बिंदु को भी लिख सकते हो चाहो तो। ठीक, तो ये काम कर चुके हैं पहले खूब, इसलिए नहीं कराया है पर समझा जरूर दिया है। फिर कह रहा है ऐसा क्वेश्चन दोबारा, एक बिंदु से एक रेखा की लंबवत दूरी, ये बिंदु पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात हुई थी, और एक रेखा है, इससे हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया तो ये दूरी हो गई लंबवत दूरी, 90 डिग्री का कोण। हम रेखा के समीकरण से, ये जो रेखा का समीकरण दे रखा है इसमें आर वेक्टर में आई जे के जो घटक बनते हैं उनको चर बिंदु यहाँ क्यू के रूप में ले लेंगे। पी आपको दे ही रखा है 5, 4 और -1। ठीक है, जब दोनों बिंदु ज्ञात है पी और क्यू, तो पी क्यू रेखा के आप क्या निकाल लेंगे, दिक् अनुपात निकाल लेंगे। और दिक् अनुपातों से आप एक वेक्टर बना सकते हो जिसको b1 वेक्टर कह सकते हैं। दिक् अनुपातों का वेक्टर होगा वो आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो। दिक् अनुपातों को आई जे के से गुणा कर देना, b1 प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ इस समीकरण में जो आपको मिला है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर आप लेना, बी वेक्टर और b1 वेक्टर। b1 वेक्टर तो यहाँ इसके लंबवत है, यहाँ पर पी क्यू के लंबवत है, और बी वेक्टर है वो इस रेखा के लंबवत है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में लंबवत हो गई। ठीक है, रेखा के साथ समांतर, ये इस रेखा के साथ समांतर, और ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है, तो दोनों सदिश भी कैसे होंगे, लंबवत। तो आप b1 वेक्टर और b वेक्टर को क्या कर लेंगे, दोनों को गुणा में रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट में, उस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, जिससे क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा का मान मिलेगा। और जब लैम्बडा का मान मिल जाएगा ना, तो जो चर बिंदु क्यू निकाला था उसमें आप लैम्बडा का मान पुट कर दीजिए, तो वो तो हो जाएंगे लंबपात के निर्देशांक, और P बिंदु से Q बिंदु की दूरी निकाल देंगे तो दूरी कहलाएगी लंबवत दूरी। इसी के साथ में एक और P है हमारे पास आगे, जिसमें कह रहा है कि रेखाओं x-1/2 इक्वल टू y+1/3 इक्वल टू z, और एक अन्य दूसरी रेखा और मिली है कि मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए तथा इनके मध्य लघुत्तम दूरी की रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ दूरी भी पूछी गई है, साथ में लघुत्तम दूरी की रेखा का समीकरण भी पूछा गया है। हालांकि मैं कराऊंगा जरूर, लेकिन आप इसे एग्जाम पर्पज की नज़र से ना देखें। देखिए क्या करना है, क्या कह रहा है, 2 रेखाएं मिली हैं आपको, ये पहली रेखा है और ये आपके पास क्या है, दूसरी रेखा है। ठीक है, ये पहली और ये आपके पास दूसरी रेखा है। इन दोनों रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। लघुत्तम दूरी क्या होती है, ऐसा रेखाखंड जो दोनों ही रेखाओं के लंबवत हो। ठीक है, तो वो कहलाती है लघुत्तम दूरी। ये मैंने इन दोनों के लंबवत एक रेखा खींच दी है, ये हो गई है इनके लंबवत, ये इसके भी लंबवत है और ये इसके भी लंबवत है। दोनों रेखाएं आपके पास अलग अलग हैं, विषमतलीय हैं, लंबवत हो गई हैं। मैं एक को नाम डाल देता हूँ P और एक को डाल देता हूँ Q। ये 2 बिंदु हैं जहाँ पे काट रही है लघुत्तम दूरी वाली रेखाखंड है PQ। अब हमें PQ की लंबाई चाहिए और PQ का समीकरण भी चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वाली रेखा में से हम एक चर बिंदु P को ज्ञात कर लेंगे। पहली रेखा से चर बिंदु P का समीकरण, P के निर्देशांक हम निकालते हैं। रेखा x-1/2 इक्वल टू y+1/3 बराबर z, बराबर मैंने मान लिया है लैम्बडा। z को आप z/1 भी कह सकते हो, पर किसी चर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x आपको मिलेगा 2 लैम्बडा + 1, y निकालोगे वो मिलेगा 3 लैम्बडा -1, और z को निकालोगे तो मिलेगा लैम्बडा। तो चर बिंदु के निर्देशांक आपको मिल गए 2 लैम्बडा + 1, 3 लैम्बडा -1 और इसके अलावा लैम्बडा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली जो रेखा है, एक और रेखा आपको मिली है, रेखा x+1/3, नेक्स्ट है y-2/1, और तीसरी है z=2। z=2 को आप लिख सकते हो z-2, और बराबर 0 होगा उसको हम लिख सकते हैं नीचे और सामने मान लिया म्यू। देखो आप इसे सरल भी करोगे ना तो ये आपको z=2 ही देगा। तो z=2 को लिखने का हमने तरीका दूसरा अपना लिया है, जो कि सममित रूप में होता है z-2/0। ये हमने माना म्यू। अब यहाँ पर इस रेखा पर भी चर बिंदु, क्यों,
चर बिंदु कौन सा है यहाँ पर, क्यू के निर्देशांक क्या बनेंगे, x बराबर तो बन जाएगा 3 म्यू माइनस 1, y बराबर बन जाएगा म्यू प्लस 2 और z बराबर आपके पास 2 ही रहेगा। ठीक है, ये आपके पास निर्देशांक आ गए। आप चाहें तो उन्हें 3 म्यू माइनस 1 और 3 म्यू माइनस 1, इसके अलावा म्यू प्लस 2 और 2 ऐसा लिख सकते हो। अब देखो पी क्यू रेखाखंड के दिक् अनुपात, जब बिंदु पता है तो दिक् अनुपात निकाले जा सकते हैं, इसलिए पी क्यू के दिक् अनुपात, पी क्यू रेखाखंड है उसके दिक् अनुपात आपके पास आ जाएंगे। आप घटा सकते हो क्यू के निर्देशांकों में से पी के निर्देशांकों को, तो क्या क्या मिलेंगे, या पी में से क्यू के निकाल लीजिए। चलो पी में से क्यू घटा देता हूँ, 2 लैम्बडा माइनस के 3 म्यू और 1 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 2। सेकंड 3 लैम्बडा, इसमें से घटाएंगे हम म्यू और माइनस 1 इसमें से घटाएंगे प्लस के 2 तो माइनस के 3, इसके अलावा बनेगा z माइनस का 2। ये दिक् अनुपात बन जाएंगे पी क्यू के। अब देखिए पी क्यू रेखाखंड है वो पहली रेखा पर भी लंब है और दूसरी रेखा पर भी लंब है, तो जब दोनों रेखाओं के ऊपर ये लंब है पी क्यू, तो दोनों के साथ में इनका डॉट दिक् अनुपातों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। और दिक् अनुपात कहाँ से मिलेंगे, रेखाओं के समीकरण के नीचे लिखा हुआ है 2, 3 और 1 आपके पास पहली रेखा के दिक् अनुपात हैं और 3, 1, 0 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हैं। कह सकते हैं चूंकि पी क्यू रेखाखंड है, रेखा 1 व 2 दोनों पर परस्पर लंबवत है, इसलिए क्या होगा, दिक् अनुपातों का गुणा, पहली वाली रेखा का दिक् अनुपात 2 और पी क्यू का दिक् अनुपात हमारे पास आया है 2 लैम्बडा माइनस में 3 म्यू और प्लस में 2। फिर दूसरा जो दिक् अनुपात है पहली वाली रेखा का वो है हमारे पास 3, तो 3 और गुणा होगा 3 लैम्बडा माइनस म्यू और माइनस में 3 से। इसके अलावा तीसरा जो दिक् अनुपात है वो 1 है जो गुणा होगा लैम्बडा माइनस 2 से। वह एक और है दूसरी रेखा, उनके दिक् अनुपात 3, 1, 0 है, तो 3 से गुणा करेंगे हम पी क्यू के दिक् अनुपात 3 लैम्बडा माइनस में 3 म्यू और 3 म्यू प्लस में 2 से। इसके अलावा 1 को गुणा करेंगे 3 लैम्बडा माइनस म्यू माइनस 3 से। इसके अलावा 0 को गुणा करेंगे लैम्बडा माइनस 2 से। अब इन दोनों को सरल करेंगे हम, तो पहली वाले को हल करते हैं तो हमारे पास मिलेंगे 4 लैम्बडा माइनस में 6 म्यू प्लस में 4 प्लस में 9 लैम्बडा माइनस में 3 म्यू माइनस का 3 तिया 9 और प्लस में लैम्बडा माइनस में 2 बराबर 0। वह नीचे वाले में करेंगे तो 9 लैम्बडा माइनस में 9 म्यू, चलिए यहाँ पे 2 लैम्बडा है तो ये हो जाएंगे 6 लैम्बडा माइनस में 9 म्यू और प्लस में 6 प्लस में 3 लैम्बडा माइनस में म्यू माइनस में 3 और ये 0 हो जाएगा पूरा भाग। या सरल करते हैं 4 लैम्बडा 9 लैम्बडा 13, 13 और 1 14 लैम्बडा। इसके अलावा माइनस के 6 म्यू माइनस के 3 तो माइनस के 9 म्यू और प्लस के 4 और माइनस के 9 बच गए माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 7। ये तो पहली क्वेश्चन हमको मिल गई। और सेकंड आगे बात करते हैं दूसरे वाले से, तो वो हो गई 6 और 3 9 लैम्बडा, इसके अलावा 9 म्यू और 1 माइनस के 10 म्यू, इसके अलावा प्लस के 6 और माइनस के 3 तो प्लस के 3 बराबर 0। हम इन्हें समीकरण डाल सकते हैं 3 और 4। अब 3 और 4 को हम सरल करेंगे और लैम्बडा म्यू के मान निकालेंगे। पहली वाली समीकरण को हम 10 से और दूसरे को 9 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 गुणा 10 व समीकरण 4 गुणा 9 को सरल करने पर तो क्या हो जाएगा, पहली वाले को 10 से करेंगे 140 लैम्बडा माइनस में 90 म्यू माइनस के 70 बराबर 0 और दूसरे वाले को 9 से करेंगे तो 81 लैम्बडा माइनस के 90 म्यू और प्लस के 27 बराबर 0। अब घटा देंगे हम इनको, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये म्यू वाला पद कट जाएगा और 140 में से 81 घटा देंगे 59 लैम्बडा और यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे 97 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 97/59।
ठीक है। इस लैम्बडा के मान को उठा के आप किसी समीकरण 3 या 4 में रख लीजिए। तो समीकरण 4 से निकाल देता हूँ, छोटी दिख रही है मुझे। 9 गुणा 97/59 और माइनस में 10 म्यू प्लस में 3 बराबर 0, या 97 को हम 9 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 873 प्लस में 59 को 3 से गुणा करेंगे 177/59 और बराबर में माइनस के 10 म्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 10 म्यू, ये सारे जुड़ जाएंगे और आपके पास बन जाएंगे 10 म्यू बराबर 1050 और बटे में 59। 10 का भाग देंगे या 0 यहीं काट दीजिए आप, तो म्यू का मान मिलेगा 105 और बटे में 59। तो लैम्बडा मिल गया और म्यू भी मिल गया, दोनों मान हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर। ठीक, लैम्बडा मिला और यहाँ पर ये आपके पास हो गया है म्यू। अब इन दोनों को उठा करके हम जो चर बिंदु पी और क्यू थे उन भी रख देंगे, इसलिए पी व क्यू के निर्देशांक, आप इन निर्देशांकों को निकालना। ऊपर यहाँ हमने जो मान निकाले थे पी और क्यू के, ये तो पी के मान हैं और ये जो आपके पास था ये क्यू के निर्देशांक है। इनमें लैम्बडा और म्यू के मान रखना, और मान रखोगे तो क्या क्या आ रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी चेक कर लेना। तो P मिलेगा हमको, वो हमारे पास आएगा 253 बटे में 59, इसके अलावा 232 बटे में 59 और तीसरा 97 बटे 59 एज इट इज रह जाएगा आपके पास लैम्बडा का मान। वह क्यों आपके पास जो आएगा वो होगा 256 बटे में 59 और 223 बटे में 59, इसके अलावा तीसरा जेड के रूप में 2 ही रहेगा। तो ये P क्यों है। अब दूरी सूत्र की सहायता से आप दूरी निकाल सकते हो और 2 पॉइंट फॉर्म की सहायता से रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। तो देखो दूरी क्या बनेगी, दूरी होगी रूट x के निर्देशांकों का अंतर 253 बटे में 59 माइनस में 256 बटे में 59, इसके अलावा 232 बटे 59 माइनस में 223 बटे 59, इसके अलावा 97 बटे 59 माइनस में 2, इसका स्क्वायर। इन्हें सरल करेंगे हम तो दूरी हमारे पास आ जाएगी -3 बचेगा यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर बटे में सभी में देखो 59 आ रहा है तो 59 सभी में रहेगा तो 59 स्क्वायर होगा, रूट से बाहर आएगा तो केवल 59 रह जाएगा, प्लस 232 और ये 223 यहाँ पे हम इसे घटाएंगे तो आपके पास 9 बचेगा, तो 9 का स्क्वायर और 97 माइनस में 118 इसका स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस में 81 और यहाँ 97 में से 118 हम घटाएंगे तो हमारे पास 21 बचेंगे और 21 का स्क्वायर 441 और बटे में आपके पास 59। हम इनको जोड़ेंगे, ऊपर वालों को तो ये हो गए 531 और नीचे हो गए 59 एज इट इज। 531 को आप 9 गुणा कितना लिख सकते हो 59 और बटे में भी कितना है 59, तो ये 59 तो कट जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा और नीचे रूट 59 रह जाएगा, ये आपके पास दूरी आ जाएगी। और ऐसे ही जब आपको दो बिंदु पता है P और Q तो 2 पॉइंट फॉर्म से रेखा का समीकरण निकाल सकते हो, वो आपको निकालनी है, क्योंकि PQ बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण वो आपने पढ़ा है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस में y1 और z2 वो z माइनस में z1 बटे में z2 माइनस में z1। तो आपको बिंदु पता है, यहाँ पे रख लेना, रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आज हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास आप शेयर करें। आपके पास पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, सभी वीडियो के सॉल्यूशंस हैं वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैथ+YT पर अपलोड कर रखे हैं, आप उनकी PDF वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो की भी PDF आपको है वो कल तक मिल जाएगी, हर हाल में या शाम तक ही आज अपलोड कर दी जाएगी। तो आप सभी जितने भी दिक्कतें हैं आप उन्हें आप इन PDF के द्वारा फिर से देख करके पता कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।